जय हिंद बच्चों, आशा करता हूं आप लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। टेंस की सीरीज में आज हम लोग फ्यूचर टेंस की शुरुआत करने वाले हैं। फ्यूचर मतलब जो हमारे भविष्य के बारे में हमको जानकारी देता है। आज इसमें हम पहला टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बड़े एकदम आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा बच्चों, ठीक है। वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक देखना और अंत तक देखना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है बच्चों? इस वाक्य के अंत में इसकी जब हम पहचान लिखना चाहेंगे, इस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब सबसे अहम रोल होता है। हेल्पिंग वर्ब का कोई भी टेंस रहेगा, अगर आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब पता है तो आप आसानी से वो टेंस बना सकते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों विल और शैल। अब इनका यूज क्या करना, दो हेल्पिंग वर्ब है तो किन किन सब्जेक्ट के साथ आपको विल लगाना है, कहां शैल लगाना, बड़ा आसान है। केवल आपको ध्यान रखना है कि जो आपके ये तो प्रोनाउन होते हैं आई और वी, इनके साथ आपको शैल का प्रयोग करना है। बाकी जितने भी रहेंगे, चाहे ही हो चाहे सी हो, ठीक है ना, नेम वगैरह हो, यू हो, मतलब अदर्स, जितने भी अदर्स हैं दूसरे, सबके साथ क्या लगाना आपको? विल लगाना। चाहे सिंगुलर हो और चाहे बच्चों प्लूरल नंबर हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ विल लगाना है। ओनली ध्यान रखना आपको आई और वी, मैं और हम, उनके साथ आपको शैल का प्रयोग करना है। बाकी सबके साथ बच्चों आपको विल का प्रयोग करना है। मतलब आपको इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है बच्चों। एक तो आपको क्या यूज करना है? विल। एक तो क्या यूज करना है आपको? शैल। विल का यूज कहां करना है बच्चों आपको? जितने भी आपके आई और वी को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी सब्जेक्ट रहेगा, चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, ठीक है, सबके साथ आपको विल लगाना है। और आई वी के साथ क्या लगाना है आपको? शैल लगाना है बच्चों। यहां पे जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, जो आपकी मुख्य क्रिया है बच्चों, इसमें भी आपको क्या करना है? जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको क्या करना है यहाँ पे? यूज करना। मतलब B1 आपको क्या करना है यहाँ पे बच्चों? यूज करना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे गो होता है, कम होता है, ईट होता है, जो फर्स्ट फॉर्म है वही आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। ये सब आपके सब्जेक्ट हैं, ही, सी, इट, ठीक है, नेम, यू, आई, बी, ठीक है ना, ये सब आपके सब्जेक्ट हैं। हमने आपको बताया कोई भी स्ट्रक्चर बनाना आपको हो तो आपको ध्यान रखना पड़ता है, आपको चार चीजों का ध्यान देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये सब्जेक्ट क्या है, आपके पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपके पास हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आपका मेन वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और अदर जो चीजें रहेंगी, जो भी अदर चीजें रहेंगी उसको लास्ट में डालना है। तो यही चार शब्द आपके पास होते हैं, एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है? विल और शैल का पढ़ना है। आपको विल लगाना है या तो शैल लगाना है। ये विल लगेगा या शैल लगेगा ये सब्जेक्ट बताएगा। ये सब्जेक्ट अगर आपका आई होगा तो यहाँ पे शैल लगाना है, ये सब्जेक्ट आपका यू होगा तो यहाँ पे विल लगाना है। मेन वर्ब जो आपको करना है किस फॉर्म में करना है? आपको फर्स्ट फॉर्म में करना है। बाकी जो ऑब्जेक्ट वगैरह रहेगा उसको पीछे रखना है। बहुत सिंपल तरीका होता है, आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। मान लीजिए हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है? सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। सब्जेक्ट मतलब ये ही, सी, नेम, यू, जो भी रहेंगे, आई, वी, इनको लिखना है आपको। उसके बाद क्या लगाना है आपको? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब में क्या आपके पास है? विल लगाओ या तो क्या लगाओ? शैल लगाओ। ये विल लगेगा, शैल लगेगा, इस बात को कौन बताएगा? सब्जेक्ट। मान लीजिए सब्जेक्ट में आई रहेगा तो आपको शैल लगाना है, ही रहेगा तो क्या लगाना? आपको विल लगाना। दोनों में से एक लगाना है। और उसके बाद आपको मेन वर्ब रखना है फर्स्ट फॉर्म में, और क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। यदि हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इसका हमने आपको स्ट्रक्चर हमने आपको कई बार बताया है
कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस जब भी बनाएंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगी है उसी के बाद नॉट लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है तो बिना हेल्पिंग वर्ब के बनाएंगे नहीं हम। जैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट में बताया था आपको कि वहां अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है, ठीक है। डू डज डिड लगता नहीं अफर्मेटिव में, जब निगेटिव बनाते हैं तो उसको लगाते हैं। लेकिन यहाँ ऑलरेडी पहले से लगा है विल सेल, इसी बात क्या लगा देना हमको, नॉट लगा देना है। तो सब्जेक्ट विल सेल में से एक लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे, इंट्रोगेटिव आपका यस या नो टाइप वाला रहेगा, जिसमें हम सेंटेंस का जो प्रश्न होता है उसका आंसर किस में देते हैं, यस या नो में देते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट टाइप वाला रहेगा। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कहां रखते हैं, आगे। मतलब जो आपका विल सेल है ये कहां हो जाएगा बच्चों, आगे चला आएगा। शुरुआत में रहता है, सब्जेक्ट कहां चला जाता है आपका, पीछे चला जाता है। बस इतने अंतर होता है, ध्यान से समझिए। जैसे यहां भी इंट्रोगेटिव करेंगे ना तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे चली जाती है, ये सब्जेक्ट क्या होता है आपका पीछे हो जाता है, ठीक है। मैं एक हिंदी वाक्य लेके आपको यहां पे देखते चलिए इसे, ठीक है। जैसे मैं कल सुल्तानपुर जाऊंगा, ठीक है। ये सेंटेंस कैसा आपका है, ये सेंटेंस आपका एकदम अफर्मेटिव है, मैं कल सुल्तानपुर जाऊंगा, ठीक है। अगर हमको इसका अनुवाद करना, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में मैं है, मैं के लिए क्या बनता है, आई। अब आई के बाद हमको दूसरा स्टेप किसको रखना है, हेल्पिंग वर्ब को। हमारे पास यहाँ पे कितनी हेल्पिंग वर्ब बच्चों, विल और सेल, दो हेल्पिंग वर्ब है। अब बताया गया आई के साथ क्या चलता है आपका, सेल चलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। अब मेन वर्ब आपको क्या होता है, हिंदी वाक्य में मेन वर्ब सबसे पीछे होता है। हिंदी वाक्य में मेन वर्ब क्या होता है, सबसे पीछे। ये देखिए ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, जाऊंगा। जाऊंगा किससे बना है, गो से। आई शैल गो टू, ये ऑब्जेक्ट है सुल्तानपुर, गो टू सुल्तानपुर। और ये जो अदर्स वर्ड कल आया है, जिसको सबसे लास्ट में लिखेंगे टुमारो। कल के लिए क्या होता है, आने वाले कल के लिए क्या होता है, टुमारो होता है। तो आई शैल गो टू सुल्तानपुर टुमारो, मैं कल सुल्तानपुर जाऊंगा, ठीक है। तो ये शैल बता रहा है आपको कि टेंस कौन सा, मुझे अंग्रेजी में आ जाए कि इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हो, आपसे पूछा जाए टेंस कौन सा है, तो आप ये हेल्पिंग वर्ब देख के बताएंगे शैल लगा है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अगर आप इसकी नेगेटिव बनाओगे तो क्या बन जाएगा, मैं कल सुल्तानपुर नहीं जाऊंगा। तो सेम बस खाली नॉट लगाना आपको। नॉट कहां लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई शैल, उसके बाद नॉट लगा दीजिए, उसके बाद जो आपका वर्ब है मेन वर्ब, गो टू सुल्तानपुर, और कल के लिए क्या हो जाएगा, टुमारो हो जाएगा। आने वाले कल के लिए क्या होता है, टुमारो, और बीते हुए कल के लिए क्या होता है, यस्टरडे, ठीक है। अब जैसे इंट्रोगेटिव की बात हो रही है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब कहां चली जाती है, आगे। ये सब्जेक्ट कहां चला जाता है आपका, पीछे। और ये मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म हमेशा रहती है, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो अदर्स वर्ड रहेंगे, जैसे यहाँ कल लगाया है, सबसे लास्ट में जाना है, ठीक है ना। तो अब हिंदी वाक्य में क्या बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, तो इसमें क्या से शुरुआत हो जाती है, कैसे हो जाएगा, क्या मैं कल सुल्तानपुर जाऊंगा। अब इसमें देखिए क्या आ गया, सबसे आगे क्या, क्या ये बता रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं किसी से पूछ रहा हूं क्या कल मैं सुल्तानपुर जाऊंगा, अगर उसको पता है तो बोलेगा यस जाओगे, नहीं पता है तो बोलेगा नो नहीं जाओगे। इसमें हमको आंसर किसमें देना पड़ता है, इस प्रश्न का यस या नो में। और जब इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो ध्यान रखना, इस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखना है। आपको शुरुआत किससे करना है, हेल्पिंग वर्ब से।
जैसे टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल। आपको उससे शुरुआत करना है विल और शैल से। तो मैं के साथ क्या लगता है, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब बना है, वर्ब में क्या आपके पास है, जाना है, तो क्या बन जाएगा, शैल आई गो टू सुल्तानपुर टुमारो, ठीक है। अगर हम इसमें नहीं लगाना चाहें, जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना चाहें, तो हमारे इस स्ट्रक्चर में क्या चेंज हो जाएगा, इंट्रोगेटिव भी है और साथ में निगेटिव भी है, तो नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव तो बना ही है, निगेटिव के लिए नॉट लगाना है, तो इसमें कहां लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे। क्या बन जाएगा हमारा, विल शैल सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहां क्या हो जाएगा, क्या मैं कल सुल्तानपुर नहीं जाऊंगा, तो सेम सब कुछ बनेगा। नहीं के लिए नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। क्या बन जाएगा, सबसे पहले शैल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है ना, शैल आई, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब गो टू सुल्तानपुर टुमारो, ठीक है। अगर मैं इसमें एक क्वेश्चन वर्ड डालना चाहूं, प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कब, कहां, कैसे, क्यों, इंट्रोगेटिव वर्ड की बात करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, जब भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा, जैसे कब, कहां, कैसे, क्यों, इसकी अंग्रेजी सबसे आगे लिखना पड़ता है बच्चों को। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, विल शैल में से एक, ठीक है ना, उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे इस वाक्य में है, मैं कल सुल्तानपुर क्यों जाऊंगा। अब इसमें कारण पूछ रहा हूं कि मैं कल सुल्तानपुर क्यों जाऊंगा। अब मुझे कारण देना है पूरा डिटेल में उसको, कि कल क्यों जाऊंगा। तो इस प्रकार के जब रीजन वाले आपके प्रश्न रहते हैं, इसमें आपको डिटेल में उत्तर देना पड़ता है। तो इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा, इसे यहां क्यों आया है, इसकी हमें सबसे आगे लिखना है। क्या बन जाएगा, व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो मैं के साथ यहां सब्जेक्ट है, क्या चलेगी, हेल्पिंग वर्ब शैल, व्हाई शैल आई गो टू सुल्तानपुर टुमारो। अगर आपको इसमें नहीं लगाना हो, इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव वर्ड निगेटिव, कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें केवल नॉट लगाना है आपको। नॉट कौन लगाना है आपको, सब्जेक्ट के बाद क्या बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, विल शैल सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहां क्या बन जाएगा कि मैं कल सुल्तानपुर क्यों नहीं जाऊंगा। तो क्या बन जाएगा इसके लिए, क्यों नहीं के लिए, अगर क्यों भी है, प्रश्नवाचक शब्द भी है, नहीं भी लग रहा है, तो नॉट कहां लगाएंगे आप, सब्जेक्ट के बाद। क्या हो जाएगा, व्हाई शैल आई नॉट गो टू सुल्तानपुर टुमारो, ठीक है। तो ये किस प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं, अफर्मेटिव निगेटिव। ये आपको स्ट्रक्चर एक बार लिखने का तरीका समझ में आ गया बच्चों ना, तो आप कोई भी टेंस का अनुवाद करना हो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। मेनली आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए,
उस टेंस की जिस टेंस में आपको अनुवाद करना है, और उसमें कौन सा मेन वर्ब का फॉर्म लगना है, फर्स्ट फॉर्म लगना है कि सेकंड फॉर्म लगना है कि आईएनजी वाला लगना है, बिफोर वाला लगना है, ठीक है ना, या कि थर्ड फॉर्म लगना है, ठीक है। बाकी लिखने का तरीका सब में यही है। आशा करता हूं कि ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर समझाया हूं, ठीक है ना, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।